बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर है लॉ गेट के मुतल्लिक़, जहाँ पे हम सीआरपीसी पढ़ेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सीआरपीसी है क्या, और उसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट पढ़ेंगे, डेट ऑफ पासिंग पढ़ेंगे। उसके बाद जो सीआरपीसी है उसकी एक्सटेंशन क्या है, मयार हद उसकी क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सीआरपीसी क्या है, टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस डिफाइंड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, और कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। ये आज हमारा जो है लेक्चर है, इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो सीआरपीसी है वो एक जनरल लॉ है। हमारे जो लॉ हैं वो आइदर दे मे बी जनरल लॉ और दे मे बी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। स्पेशल लॉ और लोकल लॉ ऑलवेज ओवरराइड्स द प्रोविजन ऑफ जनरल लॉ। मतलब अगर कहीं भी किसी भी लॉ में अगर कहाँ पर भी अगर कंट्राडिक्शन आ जाए बिटवीन द जनरल लॉ एंड द स्पेशल लॉ और लोकल लॉ, सो दे ऑलवेज ओवरराइड because they have overriding effect upon the general law, upon the provision of general law. So introduction हम CRPC के पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट ऑफ हम पासिंग पढ़ेंगे, इसकी डेट ऑफ पासिंग क्या है। डेट ऑफ पासिंग जो है CRPC की डेट ऑफ पासिंग, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है लॉ गेट दैट द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वाज पास्ड ऑन एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वाज इन्फोर्स्ड ऑन। ये एक दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। अगर डेट ऑफ पासिंग की बात की जाए तो डेट ऑफ पासिंग जो है सीआरपीसी की वो 22 मार्च है, 22 मार्च 1898। उसके बाद अगर डेट ऑफ इन्फोर्समेंट की हम बात करें, आर इफेक्टिव डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, तो वो है 1 जुलाई 1898। It was passed by the Parliament on 22 March 1898, while it was enforced on its subjects. Subjects means लोग, वो जो people थे जिस jurisdiction में ये पास किया गया, 1 जुलाई 1898 में इसकी जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है वो यही है। उसके बाद हम इसकी जो एक्सटेंशन है उसकी बात करेंगे। एक्सटेंशन मींस इसकी मयार हद क्या है। तो सीआरपीसी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इट हैज एक्सटेंशन अपॉन द होल पाकिस्तान, मींस इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। इट इज एप्लीकेबल ऑन द एवरी सब्जेक्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो भी लोग हैं उसके ऊपर ये जो है, ये अगर कोई ऑफेंसेस करेगा अगेंस्ट द पाकिस्तान पेनल कोड, तो उसकी जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी में बताया गया है। इट इज अ प्रोसीजरल लॉ, इट इज अ जनरल लॉ बिकॉज इट प्रोवाइड्स द होल प्रोसीजर, इट प्रोवाइड्स द रूल्स टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग अगेंस्ट एन ऑफेंडर। जब कोई मुल्जिम, जब कोई ऑफेंडर, जब कोई अक्यूज्ड को लाया जाता है कोर्ट कचहरी में, तो वहाँ भी जो इसकी जो प्रोसीजर है, इसकी बेल की प्रोसीजर, इसकी रिमांड की प्रोसीजर, the procedure of investigation, the procedure of inquiry, everything is mentioned under the code of criminal procedure. So we can say that the object of CRPC is to provide rules to conduct the proceeding against the offender who has committed any offense. उसके बाद हम टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस की बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वो कौन कौन से हैं। अब जो ऑफेंसेस हैं मेनली दे आर ऑफ टू काइंड्स। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या फ़र्क है। आपने सुना होगा कि
जब भी कहीं कोई क्राइम होता है, कोई भी अफेंस कमिट होता है, तो वहाँ पे पुलिस आ जाती है। और कहीं कभी कभी हम अगर पुलिस स्टेशन खुद चले जाते हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, तो वो कहते हैं कि भाई हम अरेस्ट नहीं करेंगे, हम जो है NC, जिसे हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, वो एक रिपोर्ट दर्ज करते हैं, FIR दर्ज नहीं करते हैं। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो रिपोर्ट क्यों दर्ज करते हैं, FIR डायरेक्ट क्यों नहीं दर्ज करें। जो ऑफेंसेस हैं मेनली देयर आर ऑफ टू काइंड्स, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं वहाँ पे पुलिस को जो अख्तियार है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉग्निजेबल ऑफेंस। Cognizable offense. In cognizable offense, the police has authority to arrest the offender without the warrant. Police may arrest the accused without the warrant. Without the warrant, without the permission of the court, without the warrant issued by the concerned magistrate, the police has got jurisdiction. The police is empowered under the code of criminal procedure that he can arrest any person who has committed any offense, who has committed any criminal act or omission. So this is the power of the police. And cognizable offenses जो हैं, they can be either bailable and non-bailable. कॉग्निजेबल ऑफेंस के बाद हम डिस्कस करेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को, कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। अगर हम CRPC की सेकंड शेड्यूल को देखें तो वहां पे एक कॉलम में लिखा हुआ है कि पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट, may arrest without warrant, may not arrest without warrant. जहां पर may not arrest without warrant है, वहां पे क्या है, non cognizable offense, मतलब here the police is not empowered to arrest any offender without the issuance of warrant by the concerned magistrate until and unless the magistrate issues the warrant against an offender. The police is not empowered to arrest the accused person. Means the police cannot arrest without the warrant of magistrate or court. उसके बाद जब हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दर्ज करवाते हैं पुलिस स्टेशन पे, तो वो जो नॉन कॉग्निजेबल की जो रिपोर्ट है वो इट इज फॉरवर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर टू द कंसर्न मैजिस्ट्रेट वेदर ही शुड टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस और नॉट। उसके बाद जब वो मैजिस्ट्रेट उनको कहता है कि भाई आप इस ऑफेंस की जो है इन्वेस्टिगेशन करें और कॉग्निजेंस लें, तो वो पुलिस स्टार्ट्स द इन्वेस्टिगेशन, बट आफ्टर द इशुएंस of the permission of the concerned magistrate to investigate upon the non-cognizable offense, the police is not empowered to arrest any person. Police cannot arrest even after the issuance of orders by the concerned magistrate to investigate upon that upon the said matter. उसके बाद जो bailable offense जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं वो आइदर मे बी बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस भी हो सकते हैं। बेलेबल ऑफेंस अगर हम CRPC के देखें तो CRPC की सेक्शन 4 बेलेबल ऑफेंस, अंडर सेक्शन 4 जो कि डेफिनेशन क्लास है अंडर सेक्शन 4 और उसकी जो क्लास है वो है B।
तो वहाँ पे बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस को डिस्कस किया गया, जहाँ पे सिंपली ये कहा गया कि बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस shown as bailable in the second schedule which is made bailable by any other law for the time being in force, and non bailable means any other offense. अगर हम इनको सिंपल करें तो जो सेकंड शेड्यूल है वहां पे एक कॉलम दिया गया, वहां पे लिखा हुआ है कि दिस ऑफेंस इज बेलेबल, दिस ऑफेंस इज नॉट बेलेबल, दिस ऑफेंस इज कंपाउंडेबल, दिस ऑफेंस इज नॉट कंपाउंडेबल। वहां पे लिखा हुआ है कि ये ऑफेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, अरेस्ट किया जाएगा उस बंदे को विदाउट वारंट और विथ वारंट, या उसके मुतल्लिक कोई समन दिया जाएगा, कौन सा जो कोर्ट है वो ट्रायल चलाएगा, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये सेकंड शेड्यूल है। और बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस हैं जहाँ पे जो बेल है इट इज द राइट ऑफ द अक्यूज्ड। जो मुजरिम है, जो अक्यूज्ड है इन बेलेबल ऑफेंस, ही इज इंटाइटल्ड टू ग्रांट द बेल, वहां पे उसे बेल दिया जाएगा। और बेलेबल ऑफेंस में जो बेल है वो पुलिस को भी अख्तियार दिया गया। इन बेलेबल ऑफेंस पुलिस में ग्रांट बेल टू द अक्यूज्ड पर्सन। अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे ये लगता है कि भाई जिस ऑफेंस में मैंने इस बंदे को गिरफ्तार किया सच ऑफेंस इज बेलेबल, तो अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर द पुलिस इज एंटाइटल्ड टू ग्रांट द बेल टू द अक्यूज्ड पर्सन। और उसके बाद जो अक्यूज्ड है, दो इन बेलेबल ऑफेंस इट इज द राइट ऑफ द अक्यूज्ड टू बी ग्रांटेड बेल, but after the consideration of the grounds, after the consideration of the facts, after the consideration of the circumstances of the case, the court may grant the bail to the accused. Means we can claim the bail for the accused person, for the applicant accused who is standing before the trial court, who is standing before the court where the application of bail has been moved by the applicant accused. We can claim the bail as a right, but even though sometimes it becomes the discretion of the court, because after the consideration of case, after the consideration of circumstances and facts and the allegations which has been leveled by the prosecution against the applicant accused person, that are to be seen by the honorable court whether the such person, whether the said accused person is entitled for the grant of bail or not. तो ये है बेलेबल ऑफेंस जहाँ पे राइट ऑफ द अक्यूज्ड है, मगर वहाँ पे भी ये देखा जाएगा कि वेदर अक्यूज्ड इज नॉट कन्विक्टेड, प्रीवियस कन्विक्टेड पर्सन, या अगर ये इसने कोई ऐसा जुर्म किया जिससे जो दहशत फैलाई जा सकती है तो वहाँ पे बेल नहीं दिया जाएगा। ये है हमारा बेलेबल ऑफेंस। और बेलेबल ऑफेंस जब भी दिया जाता है तो वो एक एग्जीक्यूटिंग बॉन्ड के शक्ल में दिया जाता है। जो बॉन्ड है, बेल बॉन्ड, उसके वो बॉन्ड जो है वो क्लेम करता है, बॉन्ड दिया जाता है बाय अक्यूज्ड इन द कोर्ट, एंड आफ्टर दैट ही इज ग्रांटेड बेल। और उस बेल जो बेल बॉन्ड है उस पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस कौन से हैं? सबसे पहले दैट द अक्यूज्ड शैल नॉट लीव the territorial jurisdiction of the state, मतलब वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकता without the permission of the court. कोर्ट के इजाजत के बगैर अक्यूज्ड कहीं भी नहीं जा सकता, मीन्स आउट ऑफ द स्टेट, वो फॉरेन नहीं जा सकता। उसके बाद आफ्टर द ग्रांट ऑफ द बेल इट इज द ड्यूटी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड टू अपीयर बिफोर द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टू in order to help him, assist him, shall appear
बिफोर द पुलिस, वो पुलिस के वहाँ पुलिस स्टेशन जाएगा इफ ही इज सो रिक्वायर्ड। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह करनी है आईओ को तो वहाँ पे वो अक्यूज जाएगा आफ्टर द ग्रांट ऑफ बेल। आफ्टर दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द अक्यूज टू अपीयर before the court on every hearing as directed by the court। उसके बाद जो अक्यूज है उसकी ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो हर हियरिंग पे उस अदालत में जाए और अपनी जो है ना वो जो प्रेजेंस है उसको यकीनी बनाए। ये हमारा हो गया बेलेबल जो है ऑफेंसेस। और अगर ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है, इफ दे आर नॉट फॉलोड बाय द अक्यूज्ड, द कोर्ट कैन refuse the bail at any stage। कि अगर अक्यूज ने ये जो तमाम कंडीशंस हैं अगर वो कंप्लाई नहीं कर रहा तो ये कोर्ट जो है, कोर्ट इज एम्पावर्ड टू रिफ्यूज द बेल ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन एट एनी स्टेज। तो ये टर्म्स और कंडीशन थे बेलेबल ऑफेंस के। उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन बेलेबल ऑफेंस के नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या है। कॉग्निजेबल ऑफेंस हमने पढ़ा, ऑफेंस जो भी होते हैं वो कॉग्निजेबल होते हैं, आइदर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल में हमने पढ़ा कि जहां पर पुलिस इज एम्पावर्ड टू अरेस्ट द ऑफेंडर विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, विदाउट द वारंट इशूड बाय एनी कोर्ट और मजिस्ट्रेट। और नॉन बेलेबल हम पढ़ेंगे कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल जो ऑफेंसेस हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस, जैसे हमने बेलेबल ऑफेंस में पढ़ा कि इट इज द राइट ऑफ द अक्यूज्ड, बेल इज राइट ऑफ अक्यूज्ड। नॉन बेल ऑफेंस में बेल इज not claimed as right। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में हम बेल एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, अदालत की ये डिस्क्रिशन है कि अगर उससे लगता है कि बंदे को बेल दिया जाए इवन इन नॉन बेलेबल ऑफेंस तो वो दे सकता है। उसके बाद नॉन बेलेबल ऑफेंस में और नॉन बेलेबल कभी कभी ये भी होता है कि बेलेबल ऑफेंस में बेल को रिफ्यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड हैं, अगर कोई ऐसा फैक्ट है जिससे ये लगता है कोर्ट को, अदालत को कि भाई ऑफेंस तो है बेलेबल मगर इस रीजन की वजह से मैं इसकी जो बेल है इसे रिफ्यूज करता हूँ, तो वो रिफ्यूज कर सकता है। और कभी कभी ये भी होता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल इज ग्रांटेड। सो कहाँ पे ग्रांट किया जाएगा नॉन बेलेबल ऑफेंस में? इफ द ऑफेंस is not punishable with death, अगर मुजरिम ने कोई ऐसा जुर्म किया जिसकी सजा डेथ है, वहां पे भी बेल जो है ना वो ग्रांट नहीं किया जाएगा। अगर वो ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल विद डेथ है और नॉट पनिशेबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट नहीं है तो भी
बेल दिया जा सकता है इवन इन नॉन बेलेबल केसेस। और एक होता है प्रोहिबिटरी क्लॉसेस, एंड नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज। The court shall examine, the court shall see whether the offense committed by the accused person it falls within the definition of prohibitory clause or not in the definition of the prohibitory clause। अगर कोई भी पनिशमेंट जिसकी पनिशमेंट, अगर कोई भी ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट जो है वो एक्सीड करता है, मतलब पनिशमेंट एक्सीड्स 10 years, अगर उसकी सजा लॉ में 10 years से ज्यादा है तो वो प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करेगा। और उसके बाद अगर उसकी सजा डज नॉट एक्सीड 10 years or less than 10 years, 3 to 10 years, 3 and less 10 years है, तो वहां पे भी उसे हम कहते हैं नॉन प्रोहिबिटरी क्लासेस। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं वो भी कंपाउंडेबल हो सकते हैं और नॉन कंपाउंडेबल हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या है और नॉन कंपाउंडेबल जो ऑफेंसेस हैं उसके बारे में हमारा जो राय है वो क्या कह रहा है। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, इसकी भी दो किस्म कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं वो उनकी दो अक़साम हैं, दो काइंड्स हैं। एक कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो हैं जो विद परमिशन ऑफ द कोर्ट किए जाते हैं और एक वो हैं जो विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट किए जाते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से हैं? अगर हम सेकंड शेड्यूल पढ़ेंगे ऑफ द सीआरपीसी तो वहां पे क्लियरली ये लिखा हुआ है कि कौन से ऑफेंसेस हैं जो कि कंपाउंडेबल हैं और कौन से ऑफेंसेस हैं जो कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस वेयर application for the compounding of the offense is moved by the applicant, by the complainant। जहाँ पे कंप्लेनेंट जो है, जो प्रोसिक्यूशन है वो एप्लीकेशन देता है अदालत को कि हम जो ये ऑफेंस है इसे कंपाउंड करते हैं विद द अक्यूज्ड पर्सन। तो कोर्ट ये देखेगा कि अगर ये ऑफेंस इज कंपाउंडेबल, दिस ऑफेंस इज कंपाउंडेबल, तो वहाँ पे कोर्ट उन्हें परमिशन ग्रांट करेगा कि भाई हाँ ठीक है, आप अक्यूज से जो है ना अपनी जो ऑफेंस है वो कंपाउंड करें और अपना जो है सुलह या राजीनामा जो है, क्योंकि द पर्पस ऑफ द कोर्ट्स, जो हमारे कोर्ट्स हैं उनकी ये पर्पस है दैट देयर मस्ट बी एंड ऑफ द लिटिगेशन। जो लिटिगेशन है उसकी एंड होनी चाहिए। जो ऑफेंसेस हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, अगर उनका कोई कंपाउंड जो अगर कोई कंप्रोमाइज हो जाता है तो वो कोर्ट उसे डिनाई नहीं कर सकता, मगर ये देखा जाएगा कि वेदर द ऑफेंस इज कंपाउंडेबल आर नॉट कंपाउंडेबल। और once the offense has been compounded it shall have the same effect as if the accused has been acquitted। तो effect of the compoundable offense है, कंपाउंडिंग की जो effect है वो है acquitted। ये नहीं कि कहा जाएगा बाद में प्रोसिक्यूशन ये कहेगी या को कंप्लेनेंट कि भाई मैंने तो कंपाउंड किया था, अब जो है ना मैं कंपाउंड नहीं कर रहा। once the judgment has been pronounced by the court it has the same effect as if the accused has been acquitted। और ये कंपाउंडिंग जो ऑफेंस है इसको हम एट एनी स्टेज कर सकते हैं। The offense may be compounded at any stage before the pronouncement of judgment।
जजमेंट की प्रोनाउंस होने से पहले हम कभी भी ऑफेंस को जो है ना कंपाउंड कर सकते हैं। इट इज सो आज हमने और कौन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, दोज ऑफेंसेस व्हिच कैन नॉट बी कंपाउंडेड दे कैन ओनली बी क्वाश्ड। जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उसे हम कंपाउंड नहीं कर सकते, उससे की जो एफआईआर है उसे हम क्वाश ही कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन दिया जाता है 561 की फॉर द क्वाशमेंट ऑफ द एफआईआर। सो बिकॉज और जो कंपाउंडेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल जो ऑफेंसेस हैं वो सेक्शन 345 ऑफ द सीआरपीसी में है। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस सेक्शन 345 सीआरपीसी में एक लिस्ट दिया गया जहां पे लिखा हुआ है कि ये जो ऑफेंसेस हैं ये कंपाउंडेबल हैं, और ऑल ऑफेंसेस दोज आर नॉट इनलिस्टेड under section 345 of the CRPC they are considered as non-compoundable offenses, they cannot be compounded। तो ये जो आज का लेक्चर था वो लागेट के हवाले से था। लागेट का लेक्चर था, लागेट का लेक्चर नंबर 1। इंशाल्लाह हम कुछ ही दिन में इंशाल्लाह सीआरपीसी के जो भी टॉपिक हैं जो कि सिलेबस में दिए गए, लागेट के सिलेबस में एक नहीं दिए हायर एजुकेशन कमीशन ने, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपको हम कंप्लीट करवाएं। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने आज जो पढ़ा, एक तो हमने सीआरपीसी के मुतालिक पढ़ा कि सीआरपीसी है क्या, इट इज़ अ प्रोसीजरल लॉ, इट इज़ अ जनरल लॉ। We have studied about the date of enactment and we have studied about the date of passing, that when the procedural code was passed। तो डेट ऑफ पासिंग हमने पढ़ा 22 मार्च 1898 और डेट ऑफ इनेक्टमेंट हमने पढ़ा 1 जुलाई 1898। उसके बाद हमने एक्सटेंशन ऑफ द कोड पढ़ा कि इसकी एक्सटेंशन क्या है। तो इसकी एक्सटेंशन जो है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज एप्लीकेबल ऑन द एवरी सब्जेक्ट ऑफ द पाकिस्तान। उसके बाद हमने जो ऑब्जेक्ट पढ़ा सीआरपीसी का कि उसकी ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कि इट प्रोवाइड्स अ प्रोसीजर टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग, टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑफेंडर सो हु हैज कमिटेड एनी एक्ट अंडर दिस लॉ। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस डिस्कस किए, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जहां पर पुलिस जो है विदाउट वारंट ऑफ द मजिस्ट्रेट किसी को गिरफ्तार करे वो कर सकती है, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं वहां पे पुलिस हैज नो पावर टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट द वारंट ऑफ द मजिस्ट्रेट। बगैर मजिस्ट्रेट के अहकाम के वो किसी भी मुजरिम को गिरफ्तार नहीं कर सकती। इवन ही कैन नॉट स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। In cognizable offences, it is the power of the police to initiate the investigation against the said committed offence. In non-cognizable offence, he has no power to start the investigation, to arrest any person, or to take any action against the accused person until and unless the warrant is issued by the concerned magistrate or by the concerned court। उसके बाद बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस जो है वहाँ पे मैटर ऑफ राइट है ऑफ द अक्यूज्ड, द बेल कैन बी क्लेम्ड बाय द अक्यूज्ड पर्सन एज अ मैटर ऑफ राइट। और जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं वहाँ पे मैटर ऑफ द राइट नहीं है, इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट टू ग्रांट द बेल टू द सेड अक्यूज्ड पर्सन आफ्टर डिस्कसिंग द फैक्ट्स, आफ्टर डिस्कसिंग considering the facts, circumstances of the case। It is the discretion of the court to grant the bail of the accused or to refuse the same। उसके बाद हमने कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस पढ़े। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो है वो 345 ऑफ द सीआरपीसी कोड में एक लिस्ट दिया गया जहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस ऑफेंस इज कंपाउंडेबल, हु विल कंपाउंड द ऑफेंस, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी गई। और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो हैं वो ऑफेंसेस हैं which are not enlisted in the definition of 345 of the कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर।
और कंपाउंडेबल ऑफेंसेस विद परमिशन ऑफ द कोर्ट भी हो सकते हैं, विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डेफिनेशन ऑफ द केस। तो आज का हमारा यही लेक्चर था। मैं बहुत मशहूर हूँ आप सब लोगों का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें जो है सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ये जो लेक्चर्स हैं ये काइंडली शेयर दीज ऑल लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।